इफ्तिखार साहब, फॉर्म 45 के तहत जो नताइज जारी करके जीतने वाली जमात के मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाए तो जो मौजूदा बहरान है इससे निकलने का वाहिद देरपा या इस्तेहकाम वाला रास्ता ये है कि हम स्टेलमेट से बाहर आ जाएं? मैं समझता हूँ कि साद रफ़ीक ने ये बात परसों कही जी। उसने कहा कि जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है ये वो मौका है कि हमें आवाम को मायूस नहीं करना चाहिए और मिल के अपनी अना को एक तरफ रख के आगे बढ़ के काम करना चाहिए। बिल्कुल वैसी बातें बिलावल ने कही हैं। बिलावल का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि दानिशमंदी और शऊर की अब ज़रूरत है और मुल्क एक जमात नहीं चला सकती। एक ऐसा मैंडेट दिया है आवाम ने और उसने इस बात को इस तरीके से पेश किया है कि ये जो मैंडेट डिफरेंट आया है ये अवाम के शऊर की बिना पे हुआ है और अवाम चाहते हैं कि इनके दरमियान इत्तफाक राय हो और फिर आगे जाए। और फिर उसने बिलावल ने वाज़ेह तौर पे कहा और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि वो कंफ्यूज नहीं है। अगर हमारे कुछ सियासतदान कंफ्यूज हैं और जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, हर आने वाले घंटे में एक नई साजिश की बुनती होती है, बुनत होती है, जो आप लफ्ज़ बोलते हो बुनत होती है और दूसरी साजिश फिर एक शाम को और शुरू कर दी जाती है। कभी फॉर्म 45 के हवाले से साजिश होती है, कभी फॉर्म 47 के हवाले से साजिश होती है। अवाम बेचारे को ना तो 45 फॉर्म का पता है, ना उसकी कानूनी और आइनी हैसियत का इल्म है और ना ही पता है कि 94,000 पोलिंग स्टेशनों पे हर पोलिंग स्टेशन पे एक फॉर्म 45 लाजमी तौर पे इलेक्शन की शाम को दिया जाता है। अब ये कहते हैं कि वो फॉर्मों को इकट्ठा किया जाए, जो शायद इन्होंने कुछ लोगों ने खुद भी छपवा लिया हूँ, क्योंकि अभी तो वोटरों की वो क्या बैलेट पेपर भी हमने छपते हुए देखे हैं। तो इन हालात में अगर सियासी संजीदगी का मुजाहरा न हुआ तो ये बात फिर मुझे दुरुस्त लगती है कि वो लोग आ जाएंगे जिनको नहीं आना चाहिए, जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी डिबेट हुई और चीफ जस्टिस ने बार बार कहा कि ये पूरी के पूरे अदारे का फ़ैसला नहीं होता बल्कि अदारे के कुछ अफराद का फ़ैसला होता है। ये सियासी संजीदगी का मुजाहरा मैंने और आपने तो करना नहीं, हमसे इन्होंने करना। इन्हों कौन है? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम पहली 12 दिन में सियासी संजीदगी किस हद तक नजर नहीं बिल्कुल बहुत नजर नहीं आ रही। इसीलिए तो मैं हमायत कर रहा हूँ बिलावल के इस मौक़िफ़ की। इसीलिए तो मैंने साद रफ़ीक का हवाला दिया है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे समझता हूँ पीपल्स पार्टी बतौर जमात, मैं बिलावल भुट्टो की बात, बतौर जमात 5 दौर कर चुकी नून लीग के साथ सियासी संजीदगी का मुजाहरा नजर आ रहा है। नहीं, उसमें तो मेरा ख्याल है दे विल कम टू ए कंक्लूजन। वहाँ पर जो मसला है वो है कि क्या इस बारगेन में पीपल्स पार्टी ज़्यादा चीज़ें लेना चाहती है, वो गवर्नेंस लेना चाहती है, प्रेजेंस लेना चाहती है। तो हसन साहब की बात को एंडोर्स कर रहे हैं, मुतालबे, सवाल और टारगेट्स। नहीं ठीक है, हर एक के होते हैं ये मुतालबे सवाल। उस पार्टी के भी हैं जो उसमें शामिल हो गई है सुन्नी कौंसिल में, उसके वो क्या ख्याल है बगैर मुतालबों के आ रही है। उसका तो मुतालबा डस्के के इलेक्शन के बाद एक ही चला आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा लिया जाए। तो ये बात कहनी कि मुतालबे और दूसरा क्या लफ्ज़ आपने कहा वो या टारगेट्स कह लें, टारगेट्स जो हैं ये हर पार्टी के हैं, वो सियासत में हैं, लेकिन हम उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं इन तीनों पॉलिटिकल फोर्सेस से कि देखो अगर तुम्हारा रवैया ये रहा तो सबसे पहले तो IMF ने आज बयान ये दिया है और उसने ख़तरे से खबरदार किया है कि अगर आपका रवैया ये रहा और आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हुआ तो शायद मार्च के में भी जो आपको कुछ 4 पैसे मिलने वो नहीं मिलेंगे। और हालात हमारे इतने ख़राब हैं कि हम बातें हम करते हैं इंडिया के मुकाबले में। आज मेरी एक खबर पढ़ रहा था कि वहाँ पे एक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, टाटा ग्रुप, जी, उसका साइज जो है 365 अरब डॉलर है, जो हमारे GDP से भी बड़ा है। पर एक तरफ हालात हमारे ये हैं और एक तरफ हम आज 8 को इलेक्शन हुआ है और आज अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए कि हम जाना किधर चाहते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मुझे पार्लियामेंट के अंदर बहुत फसाद होता नजर आ रहा है। अल्लाह रहम करे। ठीक है जी शहजाद साहब, ये सियासी संजीदगी का मुजाहरा और बिलावल भुट्टो ने आज गुफ्तगू में बोला कि सुस्त रवि की बिना पर या गैर संजीदगी यानी कि मुस्लिम लीग नून पर रख के बात करें ताखीर हो रही है। अब हम स्टेलमेट की बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर पर मन चाहे इंतखाबी नताइज तो हासिल करने में नाकाम रही इलेक्शन में। एक एंगल ये है बात को देखने का, क्या पोस्ट इलेक्शन इंजीनियरिंग से मामलात मजीद खराब नहीं हो रहे हैं? नहीं, देखिए जमीनी हकायक को भी देखना पड़ता है ना। जिस माहौल से हम आए हैं
उस माहौल के बाद ऐसी तवक्कुआत रखना जहां पर कि आप समझें कि हर चीज एक बिल्कुल ऑप्टिमल तरीके से, यानी बिल्कुल ही आइडियल तरीके से आगे चलेगी, वो तो मुमकिन नहीं होता। हर चीज इंक्रीमेंटली खराब होती है और इंक्रीमेंटली बेहतर होती है। वैलिड पॉइंट। तो इसके लिए कुछ पॉजिटिव्स को देखना चाहिए। पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव पीटीआई के अंदर एक नई जिंदगी उसको मिल जाना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है पीटीआई के लिए। अब उसको संभालने का तरीका भी आना चाहिए। अगर पीटीआई समझती है कि इस इलेक्शन की वजह से जो हुए हैं उसको गवर्नमेंट के अंदर इंडक्ट कर दिया जाएगा, बावजूद इसके जो कहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत रहेगी क्योंकि वो डोमिनेट करते हैं वहां पे, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। लेकिन जब आप वफाक में आते हैं तो वफाक में इस किस्म की बात आप सियासी तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ हकायक भी होते हैं जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है। अब सवाल ये बड़ा, मेरे ख्याल में मैं कहना कुछ और चाह रहा था बिलावल भुट्टो के बारे में, आपने मुझे इस लाइन पे लगा दिया, लेकिन बात को फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जो इफ्तिखार साहब ने जहां बात छोड़ी। देखना यह है कि हम खड़े कहाँ हैं और जाना कहाँ है। मेरे पास हुकूमत, बिलावल के पास हुकूमत आज नहीं आई, वो चाहता था वो वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन क्या 5 साल के बाद वज़ीर आज़म बनने के चांसेस उसके बेहतर हो गए हैं? तो अगर बिलावल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी तमाम की तमाम स्ट्रैटेजी, उसको ये पता है कि आज मैं नहीं बन पाया, 5 साल बाद क्या मैं वहां बन पाऊंगा। सिमिलरली पीटीआई को देखना चाहिए कि हम आज उस जगह पे खड़े हैं जहां पर कि हम दोबारा से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे पास और मेंबरान आ गए, हमारे पास वोटर्स का बेस, एजिटेटेड बेस आ गया, बहुत एग्रेसिवली उन्होंने सपोर्ट किया हमें। तो हमें इसका क्या फायदा लेना चाहिए? आज तो नहीं हो सकता, शायद अगले 4 साल भी ना हो सके, लेकिन क्या 5वें साल में जाके जब अगले इलेक्शन 2029 में होंगे तो हम एक स्ट्रांग पोजीशन पे खड़े होंगे? इस चीज को मैं कैसे आगे कंटिन्यू कर सकता हूं? तो ये सब सियासतदान हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, उनको पता है कि उनकी इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं और उनको कैसे आगे लेके चलना है। अब मैं क्विकली, अगर आप इजाजत दें, जो बिलावल का सवाल आपने छोड़ा था वो भी मेरे ख्याल में काफी जरूरी। देखिए, बिलावल हैज नथिंग टू लूज, वो नहीं इज नथिंग टू लूज, वो सैकड़ा मार चुका है पहले मैच के अंदर, और अब उसको पता है कि अब मेरी टीम, टेस्ट टीम के अंदर मेरी जगह पक्की है। अब वो हवाइयां मारे, 4-6 जलसे करता है, इधर उधर बातें छोड़ता है, उसका काम है। ये सियासतदान ये करते हैं। वो अपनी पोजीशन को मैक्सिमाइज भी कर रहा है। वो ये भी कहता है कि अच्छा मैं मार्शल लॉ के आगे दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। इससे कहते हैं कि मुख्तलिफ एंगल्स पे एक दफा, टू होम इट मे कंसर्न, ऐसी बातें करना जिसमें से आप सारा दिन शाम को बैठ के मतलब निकालते रहो कि यार इसका मतलब क्या था। अच्छा, जहां तक उसकी पार्टी का ताल्लुक है, देखिए अबू बिलावल जो है, अबू बिलावल का सदर बनने में तो कोई मुझे शक नहीं है जाती तौर पर। मेरे ख्याल में किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ये मामलात जिस तरीके से हुकूमत साजी की तरफ चल रहे हैं, उसका एक जो शाखसाना होगा, एक अबू बिलावल का सदर बनना होगा, पहली बात। दूसरी बात, कायरा साहब की कल की स्टेटमेंट देखिए, अभी तो 8 से 9 दिन पड़े हैं, तो इतनी जल्दी का है। अच्छा, अब 2-3 चीजें हो सकती हैं। मैक्सिमाइज योर गेन्स, उन्होंने अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करना है इन 8 से 9 दिनों के अंदर। बहुत कुछ मांग रहे होंगे उधर से, एमक्यूएम भी जाती है पीएमएलएन के पास, 3 आईनी तरमीम मांग रही है। क्या वो आईनी तरमीम पसंद है इनको पीपीपी को कि नहीं? क्योंकि उनका वहां पे टकराव है आपस में सिंध के अंदर और कराची के अंदर। तो इसलिए ये वो चीजें, फिर उसके बाद एनएफसी का क्या होगा, 18वीं तरमीम का क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन का क्या होगा, फिर उनको गवर्नरों की सीटें चाहिए, उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये चीजें सारी की सारी अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करना। फिर उसके बाद ये सारे का सारा वक्त है जिसमें पीटीआई, जो कि आजाद उम्मीदवार पे इस वक्त बैठी हुई है, गो के इस वक्त चंद लोग सुन्नी इत्तेहाद में चले गए, लेकिन क्या बाकी कितने रोके जा सकते हैं, कितने टूट सकते हैं? 82 हो गए जिन्होंने हलफनामे दे दिए, 80 से ज्यादा हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, तो अभी 10-12 रहते हैं, अभी 10-12 रहते हैं और भी। तो इसलिए देखिए, हर एक बंदा काउंट करता है जब आप हुकूमत साजी में जाएंगे। तो इसलिए मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये चीजें सारी की सारी एक सियासी तौर पर चल रही हैं। इसके ऊपर हमें बड़ा इंटरेस्टिंगली हमें डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन सब लोग समझदार हैं, उनको पता है कि मुक्तदरा का हिस्सा होने का मतलब, मुक्तदरा का मतलब क्या है? पावर एलिट्स, पावर एलिट्स ऑफ दिस कंट्री। तो बिलावल इज एज मच अ पार्ट ऑफ द पावर एलिट्स ऑफ दिस कंट्री एज इज पीएमएलएन, और जहां पे जाना चाह रहे हैं पीटीआई वाले, लेकिन जा नहीं पा रहे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी इस कश्ती को, इस एप्पल कार्ट को कोई उंडेलने के लिए तैयार नहीं है, और ना कोई उंडेलेगा। ठीक है, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अफसार साहब, जब मैक्सिमाइज योर गेन्स के ऊपर काम हो रहा तो किसी का गेन किसी का लॉस भी बनता है। बिलावल भुट्टो बड़ी क्लैरिटी के साथ आके कहते हैं, अगर मैं इलेक्शन जीत जाता, मेरे पास नंबर होता तो मैं बिल्कुल हुकूमत बनाता।
और वो अब कहते हैं मेरा मैंडेट ही नहीं है, मैं बना नहीं सकता। क्या 35 साल नौजवान, 74 साल बुजुर्ग और मंजे हुए, आप सब बार बार कहते हैं 4 दहाइयों से नवाज शरीफ के मुकाबले में ज्यादा सियासी बलोगत का मुजाहरा करें, इस पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ किसी जगह साउंड नहीं कर रहे, प्रेजेंट नहीं है, पता नहीं चल रहा कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं या बिल्कुल ही लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, उनका किरदार क्या होना चाहिए? उनका किरदार वही होना चाहिए जो इस वक्त है। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत बेहतर फैसला किया वो पीछे बैठ के। मतलब है वो मतलब बातों को कंक्लूड कर सकते हैं, उनको बेहतर है कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ और आगे ना आए और पीछे हटते जाएं, मतलब सियासत मुकम्मल तर्क कर दें। नहीं, उन्होंने पीछे हट गए हैं। जिन्होंने ये देखे ना, गेम उनकी तो नहीं लगाई हुई ना, बिसात जिन्होंने बिछाई है उनको पैरालिसिस हुआ है, तो पूरे मुल्क को पैरालिसिस हुआ है। नवाज शरीफ की सियासी गेम नवाज शरीफ की अपनी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं है, नहीं है। 4 दहाई की सियासत के बाद वो यहाँ आकर कंक्लूड हुए पिछले 4 महीने में जब वापस वतन पहुंचे। बस देख लें, ये इसमें अब इतना टाइम आपके पास है नहीं कि इसमें सारी बात की जा सके। सर आप कहें किस कुछ वजह तो से यहाँ पहुंचे, लेकिन अब भी उन्होंने ये कर लिया, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ ये उनका स्टेप बहुत अच्छा है, और जिन्होंने बिछाई है वो जाने, वो एंजॉय करें इस गेम को। देखिए, बाजवा डॉक्ट्रिन का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या था, उसमें ड्रॉबैक ये था कि बाजवा हर तरफ खेल रहे थे, हर तरफ खेलने वाला हार जाता है। जिन्होंने, आपके ख्याल में अब हर तरफ खेलने वाले नहीं हैं, अब हर तरफ खेलने वाले अब ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। ये जो भरम है ना, भरम बुलबुले की तरह होता है, यूं करते हैं तो बुलबुला फट जाता है, भरम भी ख़त्म हो जाता है। अब भरम ख़त्म हो गया है। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, साद रफ़ीक का जिक्र किया इफ्तिखार साहब ने, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि साद रफ़ीक साहब शायद शहबाज शरीफ साहब को सुना रहे थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जिस कंबल को पकड़े हुए हैं और जितना शौक़ है उन्हें वज़ारत उज़्मा का, उसके बाद अब ना ही कंबल उन्हें छोड़ रहा है, कंबल भी कहता है कि चलो बनो आप वज़ीर आज़म। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मर्चेंट ऑफ वेनिस के यहूदी की तरह पूरी डील करेगी और करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहला तो उनकी जो शराइत है बहुत सख्त हैं, और वो सिर्फ ये प्रेसिडेंट और सेनेट चेयरमैन और स्पीकर नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि एजे के मॉडल पे आए हमारे साथ। एजे के मॉडल क्या है? एजे के मॉडल ये है कि अगर डिवीज़न में कमिश्नर आपका तो आईजी हमारा, अगर ज़िले में डीआईजी आपका तो डिप्टी कमिश्नर हमारा। यहाँ तक जो है वो पावर शेयरिंग की बात हो रही है, यहाँ तक। आप बाकी चीज़ें छोड़ दें। अनवारुल हक काकड़ साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, उनके लिए पर्ची आई है इन्हें चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए, जिस पे ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की अपनी नज़रें हैं। मुस्लिम लीग नून पर्ची वालों को दे या पीपल्स पार्टी की बात माने, तो पीपल्स पार्टी ने उन्हें कहा, ये पीपल्स पार्टी वालों का मौक़िफ़ है। मुझे नहीं पता इस पर शहबाज शरीफ लीग क्या कहती है। पीपल्स पार्टी वालों ने उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि पीटीआई को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने दें, और आप आराम से जैसे मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन में बैठ जाए। उस पर कंबल उन्हें छोड़ नहीं रहा। शहबाज साहब को कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म आप बने, तो क्या करें फिर शहबाज साहब? तो वो ये कर रहे हैं। उस पर आखिर में अब पीपल्स पार्टी की तरफ से शहबाज साहब इतनी रेवड़ियां कहां से बांटेंगे? उनकी जेब में क्या है? पीडीएम 1 के बाद तो बदनामी समेट के गए हैं वो इतनी। देखें बात ये, शहबाज साहब ऐसा नहीं समझते। अच्छा, उनके पास देने को काफी कुछ है। समझ रही होंगे, वो देने को कुछ भी नहीं है उनके पास देने को, सिवाय तसल्ली और चस्का नहीं गया वज़ारत उज़्मा देना। जहां पे है जिस बैंक में वो रेवड़ियां पड़ी हैं, उन बैंक वालों का कहना है कि जैसे हम कहते हैं वैसे करो, लेकिन वरना तुम्हारी ये रेवड़ियां हम कैश करने देते, और पंजाब की रेवड़ियां में नहीं कैश करने देंगे। ये मसला है। इसीलिए तो पहले दिन से कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आप पीटीआई को आगे आने दें। अच्छा, विफाक में एक कदम पीछे हटने का मतलब कि पंजाब भी आपके पास नहीं, ये भी प्रेशर है नून लीग पे। बस ये, मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं। लेकिन आखिरी जो बात है ना सर, नून लीग भी तो स्टीम आउट करे कि वो किसी दबाव में है या नहीं। बाद में वो कहते हैं हमने सियासत कुर्बान की। भाई वो आपकी चॉइस थी, अवाम की चॉइस तो नहीं थी। अब आपको वहां घूम के हम आ गए लैलपुर के घंटा घर पे, जहां सवाल आपका शुरू हुआ था कि नवाज शरीफ खामोश क्यों है। नवाज शरीफ बोलेंगे तो यही बोलेंगे, और जो बोल सकते हैं वो ये नहीं बोलेंगे, जिनके पास इस वक्त जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं,
कि उन पे क्या दबाव है। वो नहीं, उनको दबाव लगता ही नहीं है। अगर उनके ऊपर से वो दबाव हट जाए तो उन्हें लगेगा हम खला में तैर रहे हैं। याद है आपको पता ही होगा ना, जो अगर आपने खला में जाना हो तो आपके ऊपर एक सर्टेन दबाव हवा का रहना चाहिए, वरना आप उड़ते फिरेंगे। अब सर मैं आपसे एक सवाल, वो दबाव के आदी इतने हो गए हैं कुछ लोग कि वो दबाव के बगैर गुब्बारे की तरह उड़ जाएंगे।